पिछली बार जब यहाँ पर हम साहित्य के मंच पर आए थे तो ऐसे ऐसी कहानियां सुनी थी। क्या होता है कि फिल्मों को हम देखते हैं तो एक चीज समझते हैं, लेकिन जब उसके पीछे की कहानी पता चलती है, चाहे उनके चेहरे का वो जो कट है जो उनका ब्यूटी स्पॉट बन गया उसकी कहानी भी। तो आज मैंने सोचा है शत्रु जी कि मैं संवाद के साहित्य के बारे में आपसे पूछूंगी। अब सुनकर जितना ये भारी भरकम लग रहा है, पूरी जिंदगी पूरा करियर निकल जाता है एक्टर्स का, एक कोई डायलॉग फेमस होता है। खामोश से लेकर थोड़ा अनपार्लियामेंट्री है पर घोंचू तक नहीं, सही बात है ना। शत्रुघ्न सिन्हा के एक फिल्म में 10-10 डायलॉग्स जो आज भी वायरल हो जाते हैं। तो मैं एक एक करके आपसे उन डायलॉग्स की कहानी सुनना चाहती हूं। ओके, थैंक यू। कैसे बना, कैसे हुआ, कैसे आया, और ये सारी कहानियां आपसे सुनते हुए पहला डायलॉग कौन सा सुनना चाहते हैं? एक शब्द जो डायलॉग बन गया, एक्सप्रेशन जी। पहले तो मैं आज तक साहित्य को और आपको श्वेता और तमाम आज तक को, सुप्रियो को, तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि साहित्य के मामले में, भाषा के मामले में, साहित्य भाषा के प्रचार और प्रसार के मामले में जब इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और करते रहे हैं आप लोग, उसके लिए आप लोग वाकई बहुत बधाई के पात्र हैं। आप तमाम लोग भी जिन्होंने हौसला अफजाई की है, जिन्होंने बातों को आगे बढ़ाया है, जिन्होंने हमें वो मोटिवेशन या इंकरेजमेंट दिया है, मैं तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। और श्वेता, आपको विशेषकर, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत नेक हैं, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। और अंदाज पे ही मैं बात लाऊंगा जो आपने कहा कि डायलॉग्स जो है घोंचू हो कि मेरे अपने के हो आए तो कह देना छेनू आया था, या जली को आग वगैरह वगैरह, खामोश, ये शायद अंदाज की वजह से हुआ होगा। कहते तो आम लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत तरह की बातें करते हैं या कहते हैं, लेकिन ये जो कहने का अंदाज है शायद ये बहुत पसंद आया लोगों को। कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां हर बात को एक नई शक्ल दे देता है, वरना इस दुनिया में कोई बात नई बात नहीं, अंदाज़े बयां होना चाहिए। और ये आपने अप्रिशिएट किया, मैं उसकी सराहना करता हूं। थैंक यू। असली जिंदगी में भी ये खामोश का आप इस्तेमाल करते रहे। मैं खामोश की उत्पत्ति के बारे में बोल लूं। मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि ये खामोश किस फिल्म में कहा, कब कहा, ये खामोश कैसे सामने आया लोगों के, चाहे बंगाल हो कि त्रिवेंद्रम हो, बंगाल हो, कोलकाता हो, त्रिवेंद्रम हो, बिहार हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सब जगह समान रूप से प्रचलित है खामोश एक्सप्रेशन। मुझे आज तक खुद नहीं पता है इतनी फिल्मों में कई बार कहां मैंने कहा है, लेकिन अगर आप में से किसी को पता चल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने अभी हाल में ही में एक फिल्म है जिसको मैंने करीब 40 बार देखी है, मुगले आजम। और मुगले आजम में श्वेता, मैं जब देखने गया तो अभी कुछ दिनों पहले देखा पृथ्वीराज कपूर जी स्वर्गीय कितना कह रहे थे खामोश। अरे उनका इन्होंने भी कहा है, तो बहुत लोगों ने कहा है, वो पॉपुलर हुआ। और जहां तक कि ये घोंचू, चाहे बदायूं के लल्ला है, काला पत्थर का, मेरे कई डायलॉग्स तो उन्होंने दिए, कई डायलॉग्स एक्सटेम्पोर बोलते बोलते, कैरेक्टर को देखते हुए और कैरेक्टर का दायरा समझते हुए, कहीं हम कह गए एक्सटेम्पोर, लोगों डायरेक्टर को पसंद आया, चाहे राइटर को पसंद आया, लोगों को पता नहीं हुई है बहुत अच्छा, ये नहीं प्लीज बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे करके किया। अब बाकी तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। अच्छा, आप कई मल्टी स्टारर्स में भी आपने काम किया है। कभी ऐसा होता था कि सब सामने वाले स्टार को लग रहा हो कि यार इसको बेटर डायलॉग दे दिया? हाँ, ऐसा बहुत। मैं इसको अगर थोड़ा रीफ्रेश कर दूं, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं
कि आपने शुरुआत में तो कैरियर की थी, मैंने शुरुआत की थी आपने, या बहुत पॉपुलर हुए थे आप एज अ विलन की फिल्मों में, विलन के रोल में बहुत आता था श्वेता। तो एक फिल्म थी, बंगाल में ही बनी थी, ग्रेट डायरेक्टर तपन सिन्हा साहब ने डायरेक्ट की थी उसको, जो गुलजार साहब जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, मैं उसके लिए बहुत बधाई देता हूं। उनकी पहली फिल्म थी डायरेक्टोरियल, पहली फिल्म गुलजार साहब की, मेरे अपने, जिसमें मरहूम विनोद खन्ना थे, ऑल टाइम ग्रेट एक्ट्रेस मीना कुमारी जी थी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं था। तो उसमें बहुत पॉपुलैरिटी हुई और उससे ओवरनाइट स्टार भी बना मैं, मेरे अपने से। कई लोग कहते हैं आपने क्यों छोड़ दिया, तो मैं कहता हूं इसलिए कि इतनी तालियां लोग बजाते थे, इतनी हौसला अफजाई होती थी, लोग तारीफ करते थे, तो मैं तालियों के गड़गड़ाहट को लगा, एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को भेजा, और वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो कल तक मुझे विलन के रोल में ले रहे थे, उन्हें अचानक मुझे हीरो के रोल में लेना पड़ा, और उसके बाद कहानी बदल गई। लेकिन इसके पीछे एक दर्द भी छुपा है, जिसके लिए मैंने सारी भूमिका दी, और दर्द ये है कि वो वक्त आ गया था, जैसे आपने कहा, दूसरे हीरोज या कुछ हीरोज, उनको बड़ी तकलीफ भी होती थी कि ये आदमी विलन होके हमसे ज्यादा नाम या बैनर में जगह ले रहा है, या तालियां ले रहा है, डायलॉग बोल रहा है, तो डायलॉग में इसकी बहुत तारीफ हो रही है, ये सब बहुत चलने लगा। तो कईयों ने मेरे साथ इरादा कर लिया कि नहीं, काम नहीं करना है। अब कह तो नहीं सकते थे, लोग कहते थे एक्टर अच्छा है, डायलॉग अच्छा बोलता है, नहीं यार लेट आता है। अरे लेट आता है तो भाई साहब आपका क्या जाता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर देखेगा। बहानेबाजी करने लगे, यानी ऐसा भी वक्त आ गया था कि अगर मैं विलन से हीरो नहीं बनता तो शायद मेरा कैरियर वहीं समाप्त हो जाता, क्योंकि कई हीरोज मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे थे। ये तो एक रास्ता मिला, आपकी तालियों ने सहारा दिया, आगे बढ़ाया। इसलिए मैं प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर से ज्यादा मैं जनता जनार्दन का, लोगों का मैं बहुत आभारी हूं इस मामले में। नहीं, क्योंकि होता भी है ना कि आज भले आउटसाइडर्स की बात जैसे कर देते हैं, लेकिन आप उस समय वहां पर गए, एक ऐसा स्टेट जिसके साथ पक्षपात रहा, वहां से निकलकर एक लड़का गया, और मतलब एक ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि आप कमांड कर सकें कि मुझे ये रोल चाहिए या ये राइटफुली मेरा ही है। तो वो उस समय का स्ट्रगल था। हाँ, उस समय का स्ट्रगल था, और उस समय ये टीवी भी नहीं था, चैनल्स भी नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, आपको स्वयं को साबित करना होता था। खुद जाते थे वहां पे अपनी फिल्म का रील लेकर या डब्बा लेकर, या खुद जाके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिस में जाते थे। ऑनलाइन मामला नहीं चलता था उस वक्त, तो ये सब हो रहा था वहां पर। स्ट्रगल बहुत बहुत गंभीर था, खतरनाक। हमारे बड़े भाई समान महान कलाकार धर्मेंद्र, उन्होंने तो और ज्यादा स्ट्रगल किया होगा। अमिताभ बच्चन हमारे दोस्त, अब आइकॉन, नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन, सुना है, मैंने देखा नहीं, सुना है कि उन्होंने तो शायद कई बार फुटपाथ के बेंच पे भी लोग कहते हैं कि रात गुजारी है। हमारा ऐसा नौबत तो नहीं, हमारी ऐसी नौबत तो नहीं आई, लेकिन हाँ 2-2, 3-3 दिन कई बार भूखा रहा हूं। भूखे प्यासे कोशिश की है, लेकिन अंदर एक डिटर्मिनेशन था, कमिटमेंट था, वो जोश था, वो जुनून था, पैशन, और शायद वो रंग लाया। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो यंगर जनरेशन के लोग बैठे हुए हैं, मैं जब FTII में कई बार जाता हूँ, जहां से मैं निकला हूँ ट्रेनिंग लेकर, तो वहां जब जाता हूँ तो वहां भी मैं मोटिवेट करने के लिए बच्चों को, लड़कों को, लड़के लड़कियों को ये जरूर कहता हूं, 2 चीज कहता हूं जो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। एक तो ये कि एक अच्छे सक्सेसफुल सफल कलाकार बनने के लिए, या किसी फील्ड में वो सफलता हासिल करने के लिए, आपका ही फील्ड हो, किसी भी फील्ड में, उसमें 3-4 चीजें मस्ट हैं। और मस्ट क्या है? एक है कॉन्फिडेंस, एक है कन्विक्शन, एक है कमिटमेंट, एक है डिटर्मिनेशन,
और ये सारे मिला के बनेंगे डिवोशन, और इसके बाद आइसिंग ऑन द केक होगा आपका पैशन, जुनून। ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई स्टार नहीं बन सकता, कोई कामयाब नहीं हो सकता है जिंदगी में। और दूसरी चीज अगर आप याद दो, चूंकि इन लोगों ने सराहना की है, तारीफ की है, तो यंगर जनरेशन को ही बता दूं कि ये भी मैं कई बार कहता हूं, जब मोटिवेशनल स्पीच के लिए जाता हूं तो ये जरूर बताना नहीं भूलता मैं कि इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड ट्राई एंड प्रूव योरसेल्फ बेटर देन द बेस्ट। इन केस you are not being able to prove yourself better than the best, then at least try and be different from the rest. इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाने की कोशिश करो, और अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ। मैं कभी नहीं कहता हूं, आपकी पहली बात के जवाब में कभी नहीं कहता हूं, ये मेरा दावा नहीं है कि मैंने अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाया। वो तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन, अभी कोशिश चली रही है। लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि मेरा अंदाज लोगों को सबसे अलग दिखा है। लोगों को आपने देखा है शत्रुघ्न सिन्हा की या शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हुए, साउथ में हो कि नॉर्थ में हो, बहुत लोग कॉपी करते हैं। बहुत लोग मेरी किताब, जो बहुत बहुचर्चित किताब जो आई है एनीथिंग बट खामोश, जिसकी समीक्षा आपके आज तक में भी हुई थी, वहां भी, इसमें भी लिखा है, कई बड़े बड़े महान कलाकारों ने साउथ में भी कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा मेरे गुरु हैं। चाहे मैं जिंदगी में प्रभावित हुआ हूं तो उन्हीं से हुआ हूं। आज उनके वो नहीं होते तो मैं कहीं होता नहीं, स्टार नहीं बनता, एक्टर नहीं बनता। आपने देखा बहुतों को हमारी नकल करते हुए या कॉपी करते हुए, मुझसे इंस्पायर्ड होते हुए। मैं इंस्पायर्ड तो जरूर हुआ हूं जिंदगी में, राज कपूर से, दिलीप कुमार से, ये लोग इंस्टीट्यूशंस रहे, लेकिन आपने आज तक शत्रुघ्न सिन्हा को किसी की नकल करते हुए नहीं देखा होगा। गुड, बैड और अगली, ये मैं हूं, एक्सेप्ट मी एज आई एम, ये मेरा नारा था जब मैं स्ट्रगल करता था कि बस ये मैं हूं, मुझे स्वीकारो ऐसे ही, मैं कॉपी नहीं करूंगा। आपने देखा रेडियो आर्टिस्ट हो कि डीजेस हो कि मिमिक्री आर्टिस्ट हो, चारों तरफ चंद लोगों का जिनका बहुत नारा बुलंद करते हैं, और वो में एक शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं जिसकी याद मिमिक्री आर्टिस्ट भी करते हैं बहुत। आपने देखा होगा कि खामोश तो हिंदुस्तान हो कि हम कितनी बार पाकिस्तान गए, वहां भी एकदम सिग्नेचर ट्यून बन गया। जहां जाता हूं खामोश का मतलब ही बदल गया आजकल। पहले कोई आपको खामोश बोलता था तो आपको बुरा लगता था कि क्या मतलब खामोश है ना, शट अप, बड़ा क्रूड ये एक्सप्रेशन है। अभी कोई खामोश कहता है हस्बैंड वाइफ में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, बच्चे बाप को, बच्चे को, खामोश खामोश, ओके खामोश, बस खामोश। अब एक अंदाज हो गया है जिसके अंदर बड़ी मिठास भी है, अपनापन भी है। आपने देखा हो सब खामोश करते हैं, मैं तो चुपचाप खामोश सुनता हूं, देखता हूं, उनकी तारीफ करता हूं, प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं कॉपी नहीं करता हूं किसी की। ये मैं इसलिए यंगर जनरेशन को आपके जरिए कहना चाह रहा था। अब हम अगले डायलॉग की तरफ आते हैं, जो कि आज आपके सेशन का नाम भी हमने दिया था। अच्छा, जली को आग कहते हैं। किसी ने कहा तीसरे बादशाह मैं, तीसरा बादशाह मैं, तीसरे बादशाह हम हैं। हम हैं। हाँ, क्या कह रही थी? हमने आपके सेशन का नाम दिया जली को आग कहते हैं। इस डायलॉग के पीछे की कहानी, और ये डायलॉग आपसे एक बार सब सुनेंगे। ओके, पहले तो बता दूं कि ये बहुत इतना नहीं सोचा था। कई बार होता है डायलॉग, आप जब डायलॉग सामने आते हैं तो कई बार आपको लगता है ये पॉपुलर नहीं होगा, और मुझको लोग समझते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे या शत्रुघ्न सिन्हा बोलेंगे तो ये तो पॉपुलर होना ही होना है। ऐसा नहीं होता है हमेशा। एक फिल्म थी, उसमें मैंने एक डायलॉग कहा था, दो डायलॉग थे। एक डायलॉग था कि जग्गू ने जिस डाली पे नजर डाली वो डाली डाली न रही। ये तारीफ तो हुई, लेकिन उतनी नहीं हुई। उसी फिल्म में एक दूसरा डायलॉग था जो मैंने सोचा था कि बिल्कुल पॉपुलर नहीं है। क्या मतलब है यार, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, अब तुम लोग जिद कर रहे हो तो मैं बोल देता हूं कि अंडे से चोंच निकली नहीं कि खरोंच मारने का शौक पैदा हो गया। लेकिन देखा भी अपने रिएक्शन इस पे बहुत ज्यादा हुआ। और जग्गू ने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली डाली ना रही। उसमें हीरोइन थी लीना चंदावरकर।
जो किशोर कुमार जी की, तो वो थी। उसी तरह से ये डायलॉग हम लोग सोच रहे थे, ये शायद ओरिजिनल नहीं था फिल्म में। ये जो आपने कहा जिसका जिक्र किया और आज तक बहुत पॉपुलर है, कितने साल हो गए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो ये डायलॉग जो था, वहां पे सुभाष घई और हम लोग मिलकर बात कर, सुभाष घई बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स भी हैं। तो वो बात करें क्या करें इसको, कैसे यहाँ पे इस कैरेक्टर को यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस करें। पहली बात दाढ़ी में है, गेटअप में है, चश्मा लगाए हुए है, और बदले की भावना है। तो ये सब किस अंदर बदले की भावना, और पहले बहुत सताया गया है। लेट एंड ग्रेट प्रेमनाथ जी सामने थे, तो मेरा ख्याल है उसको बहुत संभल के, अब उस समय कहा गया तो कुछ सुभाष घई ने, कुछ हम लोग बाद में एक्सटेम्पोर का जो जिक्र किया, तो एक्सटेम्पोर चल रहा था, हम लोगों ने मिलके वहां बना दिया वहां पे, सुभाष घई और हम लोग वापस में बैठ के बातचीत करके, और फिर वो जो हुआ तो कल्ट डायलॉग हो गया, अमर डायलॉग हो गया। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। तो ये ऐसे ये कहानी है इसकी, दर्द भरी कहानी यही है। जब सिनेमा हॉल में अपने ही आपको बोलते हुए सुनकर और लोगों का वो रिएक्शन जो आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, पर वो बरसों बाद है, उस समय आप देखते थे, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा एक ऐसे व्यक्ति लगते थे हम सबको, खासकर मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, चूंकि बिहार में पढ़ रही थी तो वहां से अगर कोई फिल्मी पर्दे पर हो तो आपकी पहचान जुड़ती है और एक पॉजिटिव पहचान जुड़ती है। जी जी। आमतौर पर नेताओं से थोड़ी नेगेटिविटी होती है, लोग उतना नहीं जुड़ते हैं जितना एक कलाकार से जुड़ते हैं जब क्षेत्रीयता की बात आती है। जी जी। तो आपको भी उतना ही रिडेम्पशन का फीलिंग आता था अपने आप जब देखते थे कि ऐसे देखो ये बंबई में दूर बैठे या किसी भी शहर में बैठा व्यक्ति मेरे लिए ताली बजा रहा है। एक तो ये जरूर था, शुरू में जवानी का जोश भी होता है, अच्छा लगता है, और स्ट्रगल करने के बाद अगर कुछ हद तक सफलता मिल रही है तो लगता था ऐसा कई बार। लेकिन साथ ही साथ ये भी महसूस होता था कि इतना बढ़िया स्टेट है हमारा बिहार, जहां से आप भी, आपको बिहार पुत्री कहता हूं, इतना बढ़िया स्टेट है। जय बिहार, जय बिहार, अब जय बंगाल, जय बंगाल। तो इतना बढ़िया स्टेट है बिहार। वहां से हर फील्ड में, चाहे साहित्य हो, लिटरेचर हो, एक से एक वहां पे बढ़िया बढ़िया लोग, हर टैलेंटेड लोग हर फील्ड में आए। फिल्मों में क्या हो गया ऐसा, कैसे स्ट्रगल से कि आज तक कोई स्टार नहीं बना। भले मैंने बिहार के, आप तो खुद कह रहे हैं कि पहला, मैं इतिहास में एक बिहार में पहला और शायद अभी तक का उस मामले में आखिरी स्टार हूं उस तरह का। बाद में बहुत अच्छे अच्छे लड़के आए हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। मनोज वाजपेयी बहुत ही अच्छा है, शेखर सुमन बहुत टैलेंटेड हैं, बढ़िया लोग हैं, और भी आए होंगे। एक बहुत बढ़िया कलाकार था जो मुझे बाद में पता चला कि बिहार से वो बहुत बढ़िया कलाकार था वो सुशांत सिंह राजपूत। जी जी, पटना से। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये लोग होते तो आज शायद, मैंने ये लोग नहीं, मैंने सुशांत सिंह राजपूत होता तो आज बहुत ही, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है बहुत ही ऊंचाई हासिल करता। बहुत लोगों को मेरा ख्याल है कि उनके जाने के बाद पता चला कि उनका बिहार से ऐसा है। नहीं, एक तो ये है, और एक मैं जिन लोगों को कहना चाहूंगा, कई लोग आते हैं अपने माता पिता को भी इतना, कई लोग, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, तो ये अपने स्टेट को याद नहीं रखते हैं। मेरी तो शुरू से जो पहचान बनी बिहारी बाबू की, वो इसलिए कि मैं कहता जैसे गुड बैड और अगली मैं यही हूं, और ऐसा दूंगा बिहार से हूं। गरीब प्रदेश है, कुछ भी हो, बिहार मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी शक्ति है। मैं बिहार से हूं, और मैं डंके की चोट पे कहता था लोगों को। मगर मालूम है कई लोग आते थे, अब नाम नहीं लूंगा उनका, चाहे उनकी भी नादानी होगी या घबराहट थी, वो लोग आके कहते थे कि सर देखिए मैं आपसे आया हूँ, आशीर्वाद लेने आया हूँ सर, आपसे मिलने आया हूँ, चाहे आप मुझे अगर रिकमेंड कर देंगे तो बड़ा अच्छा होगा सर, लेकिन एक आपसे आरजू भी है, एक ख्वाहिश भी है। क्या भाई? कि सर मुझे, आई वुड रादर नोन टू बी एज अ दिल्लीआइट, मैं दिल्ली वाला ज्यादा
पहचान बनाना चाहता हूं सर। बड़ी इस पल मैं कहूँ बिहार से हम क्यों, बेगूसराय कितना अच्छा है, टैलेंटेड लोग बिहार बेगूसराय में एक से एक टैलेंटेड लोग हैं। अगर वो लोग भी कह देंगे हम नहीं है, बिहार है, पटना है, मनेर है, दरभंगा, कितना बढ़िया बढ़िया जगह है, वहां पे इतने टैलेंटेड लोग हैं। आप क्यों कहते हैं नहीं सर थोड़े दिन के लिए, जब तक पहचान ना बन जाए, मुझे दिल्ली वाला कहा जाए या बिहार ना कहे तो अच्छा सर। उनका कि मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, वंश से बिहारी ऑलवेज ए बिहारी। जैसे बिहारी बाबू से आज मैं यहाँ बंगाल में आके बंगाली बाबू बना हूं, लेकिन सही मायने में तो पहचान मेरी बिहारी बाबू से बनी है, बिहारी बाबू से या हिंदुस्तानी बाबू होने के नाते। अब चीजें बदल रही हैं, अब बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं और अपनी पहचान को शान से पहनते हैं, मुझे लगता है कि। और ये जब आपने इसकी शुरुआत की थी उस समय तो मुझे लगता है कि आपके अलावा लगभग 15-20 साल तक और किसी ने अपनी पहचान को उजागर नहीं होने दिया, उसे क्लेम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब मैं अगले डायलॉग पर आपके आती हूँ, और मुझे ये डायलॉग सुनते हुए हमेशा जो 1984 की आपकी जीने नहीं दूंगा जो थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब सोनाक्षी ने वो चुलबुल पांडे के साथ रोल किया तो उस फिल्म की जो एक डायलॉग था मुझे इससे इंस्पायर्ड लगा, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तेरी इतनी बोटियां करूंगा, है ना? पता नहीं। हाँ बोलो। नहीं, आपको ये डायलॉग नहीं याद है? नहीं ऐसा आगे बोलो शायद। नहीं, मैं तो आपको कंप्लीट, मैं चाहती हूँ आप पूरा बोले। वैसे माशाअल्लाह मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं चाहती लेकिन हूँ अब एक एक लाइन ऐसे पूरा सुनूंगा समझ जाऊंगा। मैं तो कई साल, ये फिर यंगर जनरेशन को बता रहा हूँ, कई साल अभी के कुछ साल पहले तक जितनी फिल्में की थी, जितनी 250-300 जो भी फिल्म कितनी हो, उसमें जो भी सक्सेसफुल कामयाब फिल्में हुई उसके सारे डायलॉग्स या करीब करीब सारी फिल्में, सारे स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट, और तो और मुगल आजम फिल्म जिसको हमने कहा, एक जमाने में पूरा मुगल आजम का मैं सीन करके लोगों को बताता था कि दिलीप साहब ने कैसे बोला, पृथ्वीराज कपूर जी ने कैसे बोला, इतना याददाश्त अच्छी रही, इस पे कह रहा था। काश कि आप अभी दिखा सकते हैं। खामोश। अच्छा, पहली गलती माफ कर देता हूँ। हाँ वो शायद बेताज बादशाह का था जी। हाँ नहीं, ये जो कह रही हो आप, नहीं, ये असली नकली का डायलॉग है, पहली गलती माफ कर देता हूँ, दूसरी बर्दाश्त हाँ, नहीं जब कर। पहले हमने और पहली फिल्म में साथ काम किया, अपना भाई है, प्यारा दोस्त है रजनीकांत, साउथ के, और वो फिल्म में असली नकली वो पॉपुलर हुआ था बहुत। हाँ एक और फिल्म हम लोगों ने साथ की थी, मुकाबला। आप कुछ कह रही थी इसके पहले? हाँ वो वाला डायलॉग, डायलॉग नहीं, कुछ डायलॉग का इतिहास बता रही थी। हाँ सोनाक्षी की कोई बात किया। मैं कह रही थी कि उस फिल्म में उस फिल्म के डायलॉग मुझे आपकी उस डायलॉग से इंस्पायर्ड लगे जिसमें आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी बोटियां करूंगा। ओके कि गांव का कोई भी। ओके ओके हाँ नहीं, इंस्पायर्ड मेरा ख्याल है कि सोनाक्षी ने वो फिल्म देखी भी नहीं होगी उस वक्त। डायरेक्टर ने देखी होगी, हो सकता है। तो डायलॉग राइटर ने देखी होगी। सोनाक्षी तो उस वक्त ना पैदा हुई थी। सोनाक्षी के पैदा होने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं यहीं शूटिंग कर रहा था बंगाल में ही अपने, अच्छा। सागर द्वीप, वहां पे डायमंड हार्बर के पास सागर द्वीप में कर रहा था। और बड़ी अच्छी फिल्म थी, जो फिल्म से मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस लाइफ में अगर किसी फिल्म में मुझको मिली, सस्ता टिकाऊ और सुंदर फिल्म और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म, हमारे दोस्त और भारत के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक की फिल्म, गौतम घोष की फिल्म अंतरजोली यात्रा, मैं यहीं कर रहा था आसनसोल में। और वहीं करके जब क्लाइमेक्स सीन की शुरुआत हुई तो हमें वहां से विदा किया शाम को, और कि ऐसी घोषणा हुई, खासकर गौतम घोष ने बताया कि তুমি যাও তাড়াতাড়ি যাও বাড়ি। हम কেন যাচ্ছি, কেন পাঠাচ্ছ আমাকে? না না তুমি যাও এখানে একটু गुड न्यूज। हमारा की गुड न्यूज बोलो আমাকে। क्या गुड न्यूज? बताया कि सोनाक्षी पैदा हुई है। तो रातों रात कीचड़ में से, नदी में से निकलते हुए कैसे रात के यहाँ 12 बजे करीब कलकत्ता आया वहां से, उसके बाद यहीं से सवेरे 6 बजे की फ्लाइट लेकर वहां गया। लेकिन बताना ये चाह रहा था, इंटरेस्टिंग किस्सा, कि जब मैं माँ को मिलने गया वहां पे अस्पताल में,
नानावटी हॉस्पिटल मुंबई। वहां गया तो मैं बहुत खुशी थी, मेरी प्रार्थनाओं का फल। हम तो चाहते थे बेटी बहुत दिनों से, जुड़वा बेटे लव और कुश के बाद एक बिटिया हुई तो बहुत खुश था मैं। लेकिन उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछें बड़ी हुई थी। वो चांडाल का रोल कर रहा था अंतरजुली यात्रा में, जिसका हिंदी वर्जन हुआ महायात्रा। और उसी रूप में मैं चला गया हॉस्पिटल मिलने। तो पूरा फिल्मी सीन हो गया। फिल्मी सीन हुआ कि माँ तो रोने लगी। माँ रोने लगी, कहीं कि सो आप खुश नहीं हैं कि बेटी हुई है। अरे हम कहा, हे भगवान, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हम कह रहे मैं बेटी के लिए तो प्रार्थना कर रहा था। कहने ना, आपको देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं है। अरे हम कहा, इस चांडाल के रूप में मत जाओ मेरे ऊपर, एक कैरेक्टर है, दाढ़ी मूछे लेके वापस जाना मुझको। तो इसलिए हमने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सोनाक्षी के लिए। एंड सोनाक्षी के डायलॉग्स पे अगर आप आएंगे तो मैंने आज तक अपने कैरियर में किसी भी लड़की या किसी भी हीरोइन का इतना पॉपुलर डायलॉग नहीं सुना हो, खासकर फर्स्ट फिल्म में। पहली फिल्म थी दबंग, और दबंग में जिस तरह उन लोगों ने आके आमंत्रित किया था, बुलाया था सोनाक्षी को, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सलमान खान, चाहे उनके पिताजी सलीम खान साहब, और जो किया उसमें पहला मैं तो खुद ही दंग रह गया। मैं लाइफ में शायद सालों के बाद, एक थिएटर है बांद्रा में गेटी गैलेक्सी, वहां जाके चुप से गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। भीड़ तो लग गई, हंगामा हो गया। वहां देखने गया और मैं देख रहा था कि सोनाक्षी की वो डायलॉग आता है, क्या वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मुझे आज तक नहीं समझा कितनी ताली कैसे बजी, इतनी तालियां बजी कि आगे कई डायलॉग सुन ही नहीं पाए वहां पे। और आज तक मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी। इसीलिए थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था, कभी कभी आप ना सोचो तो बहुत पॉपुलर हो जाता है। कभी अच्छा शत्रु जी, हमेशा ना बच्चों से कहा जाता है अपने पिता की चीजों को रिपीट करने के लिए, चाहे वो गायक हो चाहे डायलॉग बोलते हो। अगर सोनाक्षी सिन्हा का वो डायलॉग एक हीरो को बोलना होता और वो हीरो होते शत्रुघ्न सिन्हा, वाह, कैसे बोलते? थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है साहिब। वाह, क्या बात है। फिर अंदाज कुछ और होता। तुम्हारी तरह तो नहीं कर सकता था, तुम्हारा अंदाज शायद रोमांटिक हो जाए, लेकिन हमारा कुछ पॉजिटिव अंदाज होता शायद। अच्छा, हम अब आपके अगले डायलॉग की तरफ बढ़ते हैं। आए तो कह देना छेनू आया था। यही डायलॉग। अच्छा, ओके, आपके कहने पे जनता ने क्या कहा, नानक ने कहा दोनों ज्ञानी, एक ने कहा दूजे ने मानी। आपने कहा मैंने आपकी बात मान गया। आए तो कह देना छेनू आया था, बड़ी गर्मी है खून में तो बेशक आ जा मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदा अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। ये भी कल्ट डायलॉग है, अमर हो चुका है ये डायलॉग। आज तक मैं जाता हूं। अब इसे बहुत सिंपल तरीके से भी कोई बोल सकता है, और वो डायलॉग किसी को रजिस्टर भी नहीं होगा कि इस फिल्म में था, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसपे कोई अटक सके। कुछ नहीं कि मतलब वाह क्या शब्द था या क्या लय था, वो आपने बोलने के अंदाज से किया है उसे। अंदाज, और हमें उस समय, आपको यकीन नहीं आएगा शायद बहुतों को, एक मेरे लिए तो बड़ी ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात, कभी सोच भी नहीं सकता था जिंदगी में कि एफटीआई में ट्रेनिंग के बाद मुझे ग्रेट एक्ट्रेस मीना कुमारी जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और मीना कुमारी जी को मैं देखता था, समाओ मुझे भी बहुत अफेक्शन उनका मिलता था, बहुत मानती, देख रही थी स्ट्रगल कर रहा है। वो कहती थी लेकिन मुझसे कि तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे, बहुत नाम होगा तुम्हारा। इतना इनकरेज करती थी, ऐसी इतनी अच्छी लेडी थी। और फिर जब हम लोग शॉर्ट ब्रेक में बैठते थे ना, तो कहती थी कि अच्छा इसको तो तुम चार तरह से कह सकते हो, तुम्हारा देखा है मैं, तुम्हारे डायलॉग्स का अपना ग्रामर है, तुम्हारा ग्रामर। अब वो कहती थी अच्छा चलो इसको ऐसे बोलो, पॉज यहाँ नहीं लगाओ तो कैसा होगा, आए तो कह देना छेनू आया था, यहाँ मत पॉज लगाओ, बोलो बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में। अब फिर मैं कहता था वहां पे यंग स्टूडेंट, रैगिंग बोलो, ट्रेनिंग बोलो, मैं फिर कहता था
आए तो कह देना छेनू आया था, बड़ी गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान में, लेकिन आइंदे अगर मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा कर रख दूंगा मैं। बहुत अच्छा लगा उनको। कहते अच्छा ये पॉज यहाँ निकाल के वहां करो, जो एक्टरों के साथ करते हैं, एक्टरों को सिखाते हैं, बात करते हैं, उनको मुझसे कुछ उम्मीद थी। और उन्होंने कहा भी एक दो जगह देख के गुलजार को किसी को कि ये बोला इन्होंने, ऐसे बुलवाओ ना ये करके। और फिर गुलजार कहते नहीं उसमें क्या है, मासेस तक जाएगा, एक कैरेक्टर मासेस का है तो मासेस का जाएगा, उसमें थोड़ा सा क्लास आ रहा है, उस तरह से मासेस वाला ही बोलने का है तो कह देना छेनू आया था, तो कि पॉज लेगा, देखेगा लोगों को, बड़ी गर्मी है खून में तो बेशक आया मैदान में, जो हसरत निकालनी हो निकाल ले, लेकिन आइंदा मेरे किसी भी लड़के को हाथ लगाया तो मोहल्ले का मोहल्ला उड़ा के रख दूंगा मैं। तब ये जो है ये गुलजार की अपनी, ठीक है वो डायरेक्टर कह रहे तो अच्छा ही कहा उन्होंने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मीना जी से बहुत कुछ सीखने का और उनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। ये बात लेकिन मुझे लगता है कि नहीं पता चल रही होगी सबको नहीं, कि नहीं। ये मतलब आपके डायलॉग डिलीवरी की गुरु कौन थी? वो भी मीना कुमारी। मीना कुमारी। या यस 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 यस। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग्स को स्क्रीन पर सुनना, उनका मिजाज देखना और मीना कुमारी के साथ उसको जोड़ना, मतलब दोनों चीजें जुड़ नहीं पा रही हैं। हाँ। लेकिन ऐसे ही ग्रेटनेस निकलता है। मीना जी की याद में याद करके आंखों में आंसू आ गए। खैर बहुत अच्छा सौभाग्य था, बहुत बढ़िया। अच्छा शत्रु जी, आप चूंकि क्या होता है कि कोई चीज आपके कैरेक्टर, जैसे सबकी एक्टिंग का कोई ढर्रा होगा, कोई किसी कैरेक्टर से पहचाना जाता है, कोई किसी फिल्म, सिर्फ एक फिल्म से, कोई किसी किरदार से। आपका, जैसे मैंने कहा कि आपके संवाद, लोगों से आपका संवाद स्थापित करते गए, तो कोई ऐसा डायलॉग होता था जैसे अब मान लीजिए गब्बर सिंह का हो गया, मतलब आप डायलॉग्स को पसंद भी करते हैं, आपको दूसरों का, आप कभी, मैं आपसे कहूं कि मैं समझ गया श्वेता आप जो हाँ। कह रहे हैं, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहिए। दूसरों का डायलॉग तो अप्रिशिएट करता ही हूं मैं, लेकिन मैं उसको कई बार अपनी, अब अभी नहीं पर उस समय मेकअप रूम में बैठ के जो अच्छा लगता था मैं इसको सोचता था। मेकअप रूम ही समझ लीजिए ना। नहीं मुझे लगता था कि उस वक्त मैं बोलूं तो कैसे, अगर मैं बोलता तो कैसे अगर बोलता। आप गब्बर सिंह होते, हाँ गब्बर सिंह का तो रोल मुझे आया था शोले फिल्म में, तो अमिताभ बच्चन का रोल मुझे ही ऑफर हुआ था। हाँ। चूंकि मैं उस ये रमेश सिप्पी ने अपने किताब में लिखी भी है जी। कि बड़ी कोशिश की थी कि अमिताभ बच्चन जो रोल कर रहे थे हमारे दोस्त, वो रोल मुझे ही ऑफर हुआ था। मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत दिन रुके भी हमारे लिए, लेकिन उन दिनों मैं इतनी फिल्में कर रहा था, बिजी था कि मैं डेट्स नहीं, वो डेट्स बता नहीं पा रहे थे कितने डेट्स चाहिए। उनको चाहिए था एक साथ थोक भाव में डेट दे दो, हम कैसे होता, इतनी फिल्में कर रहा था। हमें लगता है कि हमें करना चाहिए था लेकिन नहीं किया, लेकिन साथ में हमें खुशी भी होती है कि मैंने नहीं किया तो देश का इतना महान कलाकार, नेशनल आइकॉन अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला शोले और दीवार करने का, हमारा दोस्त है, उनको खुशी भी होती है। कुछ चीजें किस्मत में भी, हाँ ये भी है तो, और खुशी भी होती है। दीवार फिल्म भी तो मेरे पास ही थी ना। जी। छह महीने मेरे पास थी, नहीं कर सका जो भी, अब उसको ह्यूमन एरर बोलो, जो बोलो, हो गया सो हो गया। लेकिन हमें अमिताभ के लिए बहुत खुशी होती है और अमिताभ ने बहुत अच्छा किया। और मैंने फिल्म दोनों, चूंकि इसलिए कि मुझे करनी चाहिए थे, नहीं की। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मैं आज तक दोनों फिल्मों को नहीं देखी है, उसी अफसोस की वजह से। ना दीवार देखी है और ना शोले देखी है, क्योंकि हमको अफसोस हुआ, करना चाहिए। एक और फिल्म थी, मनोज कुमार जी इतने बढ़िया मेकर हैं, इतने बढ़िया इंसान हैं, उनको तो अभी तक पद्मा अवार्ड्स का टॉप मिलना चाहिए था मुझे। लेकिन खैर, मनोज कुमार जी, कितनी कोशिश थी उनकी शोर फिल्म में मैं करूं, और कितनी बार घर पे आए, समझाया, मनाया। लेकिन उसके साथ दूसरा किस्सा हुआ, इन लोगों को अच्छा लगेगा। वो चाह रहे थे 4 महीने में वो फिल्म बना लूं। 4 महीने, मैं इतना बिजी, मनोज जी के साथ क्रांति की थी हमने, बहुत तारीफ हुई थी, तो मैंने कहा मैं कर लूं उनके साथ। 4 महीने में वो करना चाहते हैं, हम 8 महीने उनको डेट्स में, 8 महीने में कहा कि हम कर देंगे। 8 महीने डेट्स दे रहा था उनको, नहीं बड़ी मजबूरी। वो प्रेमनाथ का रोल, वो जो 4 में दाढ़ी लगा के वो करूं, उनको बड़ी इच्छा थी तो प्रेमनाथ जी के रोल का। तो क्या हुआ कि बाद में
फिल्म बनी, 4 महीने में बनाना चाह रहे थे, 8 महीने में मैं डेट्स देने को तैयार था। पिक्चर अंतो गत्वा बनी 16 महीने में, 16 महीनों में फिल्म बनी, यानी मैं कर सकता। तो ऐसी कुछ फिल्मों का इसलिए, और मैंने फिर शोर भी नहीं देखी है। जिस फिल्म से मुझे लगाव हुआ और जो मैं कर सकता था नहीं कर पाया, उन फिल्मों को नहीं देखा। लेकिन हमारे लोग ने, तुमने, इन्होंने, सब ने इतनी तारीफ की है कि मैं कायल हूं और अमिताभ बच्चन और रमेश सिप्पी के लिए बहुत खुश हूं। बहुत अच्छा लगता है। मतलब यंग एज में ज्यादा एक वो भी रहता होगा कि अब थोड़ी लड़ाइयाँ, लेकिन समय के साथ साथ पुराने जो को स्टार्स थे वो दोस्त होते चले गए। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है, कहाँ नहीं होता है। तुम्हारे चैनल्स में होता होगा, पत्रकारों के यहाँ होता है, व्यापार में होता है, हर जगह होता है। हम लोग हैं, हम लोग पुराने साथी हैं। अब थोड़ा जवानी का जोश, स्टारडम का नशा, कैरेक्टर्स का जुनून, अब ये सब होता है तो अपना थोड़ा सा आप बिदक जाते हैं। थोड़ी सी कभी कभी डिफरेंसेस या कुछ हद तक डिस्टेंसेस आ जाते हैं। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इतना भी दूर मत जाओ कि कभी नजदीक ना आ सको। दुश्मनी जम के करो पर इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये करना चाहिए कि हम लोग जितने दूर ना जाएं। और फिर जैसा तुमने कहा श्वेता कि ये मैच्योरिटी का तकाजा होता है, फिर धीरे धीरे आप बातों को समझते हैं, एक जिंदगी में ठहराव आती है, सोचने में गहराई आती है। सब साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं, ये संजोग नहीं प्रयोग है कि साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं मैं। और सब गहराई ठहराव आता है तो आदमी फिर थोड़ा समझ जाता है, थोड़ा रुक जाता है। और आपने देखा होगा तमाम इस साक्षात्कार में, इंटरव्यू में या इस कार्यक्रम में एक पर्यायवाची शब्द तो मैं कहीं बोल ही रहा हूं, और साथ साथ ये भी देखा होगा कि मैंने किसी की शिकायत नहीं की है और ना करता हूं, क्योंकि दिल से उनका आदर है। सब अच्छे लोग हैं, कलाकार हैं। किसी मोमेंट में अगर कुछ हो गया तो उसका मान ये थोड़ी कि जिंदगी भर उसको बांध के रखें, नहीं, वो गलत होगा। खामोश। नहीं, एक और बात तो होती है ना कि अगर एक फिल्मी पर्दे पर कुछ चीजें चलती हैं, अब उसके पीछे की कुछ कहानियां रहती हैं तो वो उसको ज्यादा रोचक बना देती हैं दर्शकों के लिए। वो ये भी देखने चले जाएंगे कि अच्छा दोनों में बनती नहीं है, देखें तो स्क्रीन पे कैसे। ऐसा होता है, कई बार इसका एडवांटेज होता है। हीरो हीरोइंस में अगर झगड़ा हो गया या हीरो हीरोइंस में बहुत प्यार है और इसका बहुत प्रचार हुआ है, अगर लोगों को पता है तो कई बार लोग देखने जाते हैं। हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े हीरो थे, इंस्टीट्यूशन, सुनते थे फला हीरोइन से उनका टूट गया है, झगड़ा हुआ है, टूट गया, तो हम लोग देखने जाते थे और फिर आके तारीफ करते थे। खासकर जब FTII में गए, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में गया, तो आके हम लोग कहते हैं यार कमाल के प्रोफेशनल हैं लोग, चेहरे पे जरा नहीं आता है, इतने प्यार से लोग दूसरे से साथ काम कर रहे हैं। मैं इस मामले में अपनी, जो भी आप लोग कहें, लेकिन मैं इस मामले में अभी हेमा जी की बहुत तारीफ करता हूं। हेमा जी ड्रीम गर्ल जो है, हमारी बहुत पुरानी दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, बट हेमा मालिनी को मैंने जिंदगी में नहीं सुना आज तक कभी मूड खराब है तो आज शूटिंग नहीं करेंगी, या किसी से झगड़ा हो गया है इसलिए वो नहीं आएंगी। जिससे झगड़ा हुआ है शायद वो ना आए, ऐसा हुआ है लेकिन वो कभी नहीं इस मामले में। बहुत सारे स्टार्स होते हैं जो बड़े मूडी बन जाते हैं, आज मूड नहीं है, अच्छा आज बारिश हो रही है, आज छोड़ो ना, आज कैंसिल करो परसों। इस मामले में थोड़ा मैं भी ठीक हूं। आज तक भले जो भी शिकायतें सुनी एज ए प्रोफेशनल, मैंने आज तक कभी भी नहीं कहा है कि आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितने टेक्नीशियंस इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टर हैं, पैसा लगा हुआ है, वो के कितने लोग आ चुके हैं। अगर हम कट कर देंगे या कैंसिल कर देंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं कोशिश नहीं करता, कभी नहीं किया हमने। मैंने तो यहां तक जो मेरे अपने का लोग जिक्र कर रहे हैं, गुलजार साहब थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पुनः उनको बधाई देता हूं। तमाम लोगों के, आप लोग भी बधाई दीजिए उनको, ताली बजाइए, समझ में आएगा। और एक गजब के ये गुलजार साहब के साथ। लेकिन मैं जो बेस्ट शॉट लोग मानते हैं भी तो उस फिल्म में कि क्या विनोद खन्ना हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि छेनू
असली बाप का बेटा है तो बाहर आ, समथिंग लाइक दैट कहा उन्होंने। और वो जो मैं अंदर था जहां उनके किसी लड़के को गैंग वॉर में किडनैप किया हुआ था और असरानी वगैरह थे, मैं टर्न करके देखता हूं तो बड़ी क्लैप होती थी। उसी शॉट में तो समझो स्टार बना दिया मुझको वो कर फिल्म में। उसी के बाद वो सब डायलॉग वगैरह जो था ना, पिस्तौल मेरे पास भी है, ये तेरी खुशकिस्मती है जो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, उसके ये तो बहुत अच्छे सब डायलॉग्स थे उसमें क्या बोलते थे, आंखों में आ जाना, वो कंजक्टिवाइटिस हो गया था मुझको। तो मैंने कहा कि पहली बार मैंने कोई फिल्म के शूट के लिए मैं चश्मा पहन के आ गया ऐसे ही, और मैंने कहा कि नहीं ये बात गलत है, सो मैं चश्मा पहन के ये शॉट दूंगा। गुलजार साहब ने कहा कि आपकी आंखें बोलती हैं जनाब, और पहला शॉट है और आप चश्मा पहन के बात करेंगे, ये तो सही नहीं है, जाइए आज कैंसिल करते हैं। मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा, कर मेरी वजह से शूटिंग कैंसिल हो रही है। वो समझ गया, रुआंसा हो गया मैं कि गुलजार साहब ने आके कहा कि नहीं आपकी वजह से नहीं, आपकी आंखों एकदम लाल लाल कंजक्टिवाइटिस है, ये अच्छा नहीं होगा, सो कल करेंगे, कल परसों जब ठीक हो जाएगा तो बाकी दोबारा कैंसिल कर दे, दूसरों का काम करते रहो। बाद में आए जब आंखें ठीक हो गई तब उन्होंने मेरे और शॉट लिया। तो लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, करना नहीं चाहिए। जैसे मैंने कोशिश की भी संक्षेप में, बगैर आपका ज्यादा समय लिए और बगैर इनको बोर किए मैं जितनी बातें बता सकूं, गागर में सागर भरने की कोशिश। मुझे नहीं लगता है कोई बोर हो रहा है। फिल्में तो एक कहानी होती है, लेकिन उस कहानी के पीछे असली जिंदगी की जो कहानी होती है उसे एक नए नजरिए से देखने के लिए नहीं, आपने वो चूंकि हम रिश्तों का भी जिक्र कर रहे थे, तो एक्टर होता है, हम कहते हैं कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो असली नहीं है। पर कई दफा ऐसा भी होता था, नहीं को स्टार से बन रही है, आप शॉट देना है, उसमें बहुत पक्की दोस्ती दिखानी है, होता तो हो गई। हाँ, बट उसमें अगर आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, हाँ। हम तो प्रोफेशनल भी अच्छे रहे फॉर्चुनेटली, और ट्रेन्ड एक्टर भी रहे, FTII की मेरी ट्रेनिंग भी रही। दोस्ती दिखानी है, गुस्सा चढ़ रहा है लेकिन उस पर नहीं, तो दोस्ती दिखानी है, गुस्सा करना, कॉलर पकड़ लिया तो एकदम वो लगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी मर्डर कर दूंगा। कई लोग आते थे बिहार से, हमारे अपने रिश्तेदार वगैरह, चाहे दोस्त वगैरह, शूटिंग देखने, क्या शत्रुघ्न जी ये जो आप कर रहे हैं ना, अच्छा वैसे शत्रुघ्न बोलता, शत्रुघ्न जी जो आप कर रहे हैं बड़ा नकली कर रहे हैं, अब आपका चेहरा पर गुस्सा तो है लेकिन नकली गुस्सा है, आप तो लगे नहीं रहे कि आप डाकू हैं इसमें। हमने दूर मुझे डाकू हमने कहा मर्डर करने का रोल होगा तो मैं मर्डर करूं क्या, डाकू बंद में डकैती करूं क्या? अरे इसकी एक सीमा होती है, ना ही पटक के सीना पर चढ़ जाइए, दूर सीना पर चढ़ जाइए, यही काम करने आए हैं। तो ये होता था। मतलब एडवाइस एक्टिंग को लेकर मिलती थी? हाँ बहुत। कौन है, एक्टिंग तो ऐसा है जैसे पॉलिटिक्स है। एक्टिंग जहां जाइए, पान की दुकान हो, घर पे हो, बैठे हो, रिश्तेदार आए, दोस्त आए, बाकी मिलने आए, अरे आप ऐसा जमा के कीजिए। मैं जब शुरू में तो नर्वस हो गया था, मुझ जैसा आदमी एक फिल्म में काम कर रहा, मुमताज ने बहुत सपोर्ट किया था मुझको, लेकिन मुमताज का बहुत अच्छी लेडी है मुमताज। खिलौना में एक तो मुझे बड़ी मुश्किल से फिल्म मिली, एक तो हमें कोई पूछ नहीं रहा था, कैंसिल भी कर दिया गया था, मैं मुमताज के कहने पे वो फिल्म मिली, मैंने जोर देने पे, क्योंकि उनको लगता था कि संजीव कुमार और मुमताज के साथ मैं जमूंगा नहीं, छोटा था, बच्चा था, ताजा आया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं। खैर वो फिल्म मिली, और पहला शॉट मुझ जैसा आदमी जो लोग कहते हैं कि वन टेक आर्टिस्ट है, वन शॉट आर्टिस्ट है, इतना लंबा लंबा डायलॉग उसको याद हो जाता है, उसी आदमी का जब पहला शॉट हुआ तो लंच ब्रेक तक तो मैं एक शॉट नहीं दे पाया, इतना घबरा रहा था, इतना उल्टा सुल्टा बोल रहा था डायलॉग। मेरा दूसरा पहलू कि लंच तक, ये आज तक मैं शायद पहली बार बता रहा हूं, कोई मैं, और जो मेकअप मैन आ रहा है या जो भी आ रहा है वो मेकअप करते हुए कह रहा है, अरे ठीक से करो ना, क्या कर रहा है, जिंदगी खराब हो जाएगी तेरी, बन गया एक्टर बनेगा ना, कर। अब साहब इनकरेज का बदले वो डांट के चला जा रहा है ऐसा करके। और तो जो इलेक्ट्रिक ये पंजा वंजा जो पकड़ के रहते हैं हमारे,
देख रहे थे कि नया लड़का है देखो आप वो भी इरिटेट हो रहे थे। छोटा वाह वाह चांद बीबी ऐसा ही कुछ था डायलॉग, वाह वाह चांद बीबी, और ये चांद बीबी, ये तो कभी बीबी पहले बोल जाऊं चांद बाद में बोल जाऊं, वाह वाह भूल जाऊं, ऐसा। अल्टीमेटली जो आए वो मुझे डांटता है संभालने के बदले, करो जिंदगी में फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ये एल.बी. प्रसाद है, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, और मुमताज ये हमेशा बचाएंगी तुमको हीरोइन। ये करते करते खैर मुमताज ने देखा और डांटा लोगों को कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, एक न्यू कमर है, नया नया है, उसको आप ऐसे करोगे तो कैसे काम करेगा। आप छोड़ दिए उसको, मेरे साथ बैठाया थोड़ी देर, बैठा कर बहुत अच्छा, ऐसा सीनियर एक्ट्रेस थी, इतना बढ़िया से उसने मुझको इनकरेज किया। तो जो फर्स्ट हाफ में लंच ब्रेक तक एक शॉट नहीं हो सका था मेरा, सेकंड हाफ में टाइम से पहले ही सारा खत्म कर दिया। ओके, वो खुल गया दिमाग, जिस तरह प्यार से अफेक्शन से उन्होंने समझाया मुझको। तो ये होता है हर जगह न्यू कमर्स के साथ, तो बहुत झेलना पड़ता है। कई लोग तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही या नदी किनारे पहले ही डूब जाते हैं। अभी जब लगता है, मैं अब नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे हैं, लेकिन ये जो मैंने शुरू में कहा कि काम आएगा आपका कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और आइसिंग ऑन द केक होगा पैशन, जुनून, बस यही होगा। इसका ख्याल रखना चाहिए। इतनी सीनियर आर्टिस्ट ने साथ दिया आपका, ये चीज आप आने वाले जूनियर, जैसे अब ये भी आप बता रहे हैं कि लेक्चर्स के लिए जाते हैं, एक्टिंग के लिए मोटिवेट करने जाते हैं, ये कर्ज है जो चुका रहे हैं आप इंडस्ट्री को? नहीं, मुझे क्योंकि बहुत कुछ सीखा है मैंने इंडस्ट्री के। देखिए, वैसे तो ये कहूं कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री कोई इंडस्ट्री नाम की चीज ही नहीं है, थोड़ा बिखरा हुआ है। वो एक यहाँ पे वही लोग जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वही लोग जो स्टारडम हैं, और वही लोग जो उनका अपना ग्रुप है, वो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, और पूरे इंडस्ट्री का साथ नहीं, या इंडस्ट्री को साथ देने को बाध्य करते हैं वो लोग। आपने देखा होगा बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स जो हैं या स्टार्स, उनकी डेथ हुई है तो कई बार इंडस्ट्री बंद हुआ है। हालांकि मैं समझता हूं बंद नहीं होना चाहिए। अब मैं समझता हूं किसी शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन। शो जो है, अब की तो राज कपूर खुद कहते थे कि शो मस्ट गो ऑन, लेकिन अब बंद हो जाता है इंडस्ट्री, और उसी में कोई अच्छा कलाकार हो जो उतना बहुत नामचीन भी हो लेकिन स्टार नहीं हो, तो उसकी अगर डेथ होती है तो उसको कोई उतना पूछने नहीं आता है। ये थोड़ा इनको करना चाहिए सीनियर आर्टिस्ट के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, परवरिश के लिए। वो यूनिटी की जरूरत है कि क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं आप, फिल्म वर्ल्ड में हैं, चाहे आपके जर्नलिज्म में हो, चाहे आपके चैनल में हो, जो भी हो, इन लोगों को जरूर एक अपनी एकता रखनी चाहिए। हम लोग क्या बिखर जाते हैं, और ये फिल्मों में भी इसका असर होता है, लेकिन अब शायद थोड़ी जागृति आई है यहाँ पे। एक आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी किताब आपकी एक हमने पढ़ी, फिल्में आप एक के बाद एक करते जा रहे हैं, आजकल शत्रुघ्न सिन्हा क्या कर रहे हैं? अगला साहित्यिक जो मंच है उनका, हम अगली चर्चा किस बात पर करेंगे? मैं पहले ये कह दूं कि मैं सही मायनों में एक पीपल्स एक्टर रहा हूं और पीपल्स मैन रहा हूं। मैं अभी वो ख्वाहिश नहीं है, फिल्में तो कुछ कर ही रहा हूं, वो कि कुछ बहुत कम कर रहा हूं, सेलेक्टिव, जो बहुत अच्छा हो, जो ऐसा लगे कि शायद इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं कर पाऊंगा। जैसे अभी एक फिल्म कर रहा था वहां पे OTT के लिए, बुलंदशहर में जाके, कि ये बहुत अच्छी फिल्म है, नागेंद्र ने बनाई है, प्रदीप की फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। उसी तरह से एक फिल्म इसलिए नहीं कर पाया कि वो हमारा बेटा कुश ने डायरेक्ट किया है, बहुत अच्छी, मैंने ऐसे डायरेक्टेड फिल्म, इतनी बढ़िया फिल्म, मिस्ट्री फिल्म, मैंने 25 साल में शायद नहीं देखी होगी। निकिता रॉय, द बुक ऑफ डार्कनेस, सोनाक्षी उसकी हीरोइन है, परेश रावल उसमें मुख्य भूमिका में है, और लंदन में पूरी फिल्म बनी है, और कुश सिन्हा ने उसको डायरेक्ट किया। लेकिन उसमें इसने नहीं किया कि लोग उस समय बड़ा, आप लोगों ने, कई लोगों ने नेपोटिज्म का चार्ज लगाया था,
मैं तो सेल्फ मेड हूं, पर मैं नहीं चाहता कि सेल्फ मेड आदमी, अभी तक मैं तो स्ट्रगल करके ऊपर आया हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उससे मैं कुछ ने इस बात को समझा कि उसमें अगर मैं आ जाता तो लगता कि शायद फैमिली के लिए फिल्म बनाया जा रहा है ना, इससे करके। वो किसी प्रोड्यूसर की अच्छी है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो कई बार फिल्में जो कर रहा हूं सेलेक्टिव कर रहा हूं। अब मेरा इससे ज्यादा जो है सामाजिक जिम्मेदारी के तहत, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मैं राजनीति में आया हूं। और राजनीति में आया हूं तो आपने एक चीज जरूर महसूस किया होगा और देखा होगा आप तमाम लोगों ने कि हमें देश में 2-2 बार पूरे फिल्म इंडस्ट्री का एक रिकॉर्ड बना कि पहली बार कोई कैबिनेट मिनिस्टर बना हो पूरे भारत के फिल्म उद्योग से, और वो भी फिल्म उद्योग में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ शिपिंग। 2-2 जो कैबिनेट मिनिस्टर रहा, इतना लंबा दौर रहा। आज 5वीं बार हूं और शायद 6ठी बार अपेयर कर रहा हूं आसनसोल से ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि इतने साल भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर, हमारे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड गुरु अल्टीमेट लीडर आडवाणी जी, इन लोग का आशीर्वाद, इनसे बहुत ट्रेनिंग मिली हमको, मैं हमेशा उनका आभारी रहूंगा। बाकी भी हमारे मित्र हैं वहां पे, लेकिन अब राजनीति में जो आया हूं वो निस्वार्थ भाव से आया और यही कहना चाह रहा था, कितने लोग आप लोग हैं यहाँ पे, कई मेरी बातों से आप सहमत हो या सहमत ना हो, इतना तो आप जरूर मानते होंगे और जानते भी होंगे कि आज तक कभी भी किसी कीमत पे किसी किस्म का कोई इल्जाम या आरोप आपके बिहारी बाबू या बंगाली बाबू या शत्रुघ्न सिन्हा पे, हिंदुस्तानी बाबू पे नहीं लगा। या तो ये मैं कोशिश कर रहा हूं कि निस्वार्थ भाव से जितना मैं कोशिश कर सकूं, और साहित्य की जहां तक बात करता रहूं और बढ़ता रहूं। जहां तक साहित्य की बात है, मेरी नजरों में साहित्य मानव विचारों को सुंदर, सरल, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ भाव में प्रस्तुत करने की कला है, और मैं इसका कायल हूं। आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा और आपके साथ ही हमेशा रहूंगा, ये मैं यकीन दिलाता हूं कलाकार होने के नाते। जहां तक आप लोग का सवाल है, मैं पुनः आज तक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस साहित्य के लिए, साहित्य आज तक के लिए, भाषा और हिंदी के प्रवाह को इतना मजबूत करने के लिए। आज देश में, दुनिया में जहां भी है, आप जानते हैं जितने लोग, चाहे मणिपुर हो कि मेघालय हो कि अरुणाचल प्रदेश हो कि तमिलनाडु के बहुत सारे क्षेत्र हों, कर्नाटका का हो, आज बहुत लोग जो हिंदी को मानते हैं और जानते हैं और समझते हैं, बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन मजबूत करते हैं। मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा हाथ चैनल्स का तो है ही, लेकिन प्रमुख हाथ मैं समझता हूं उसमें आज तक का है। और इसके लिए सुप्रिया से लेकर श्वेता, आप तमाम लोगों को, अंजना ओम कश्यप से लेके तमाम टेक्नीशियंस और तमाम पत्रकारों और तमाम चैनल में लोग हैं, उनको मैं बधाई देता हूं और प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी खामोश भी हो गया ना। अरे दूसर का प्रोग्राम है ना इनका, ले बलैया। अच्छा है, 5 मिनट टाइम है, 2 मिनट। आएंगे आएंगे जरूर, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उन पर बहुत फख्र है हमको और बहुत बहुत प्यार है। तभी तो आपने देखा जितना इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ यहाँ पे, मैं ही मुख्य अतिथि था, 27 में चीफ गेस्ट था, लेकिन नेक्स्ट में अमिताभ बच्चन चीफ गेस्ट थे, शाहरुख खान भी आए यहाँ पे, सलमान खान भी आए, सोनाक्षी भी आई थी, लेकिन मैं सारे कार्यक्रम में था यहाँ पे ममता जी के नेतृत्व में। अब रही बात कालीचरण की, आए तो नहीं, वो तो आ चुका है। हाँ। कालीचरण में क्या था? हाँ, वो था पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प रही हैं। कहता जानता हूं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से देश के लाखों करोड़ों बच्चे अनाज के बिना भूख से तड़प रहे हैं, और ये नीच काम करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं सेठ दीनदयाल, लेकिन ये मत भूलना
जब देश का भूखा बचपन अपनी जवानी पे आएगी तो हाथ में चाकू छुरी तलवार होंगे, दिल में बदले की भावना होगी और उस चाकू छुरी तलवार से आप जैसे सेठों के पेट को फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि फाड़ डालो ऐसे भेड़ियों को, चीर डालो ऐसे गद्दारों को, और तब सरकार तो क्या भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी आती है, पर भाकर से वास्तव साहब ये मत भूलना कि सारा शहर मुझे एक लॉयन के नाम से जानता है। मैंने कहा जानता हूं, सारा शहर आपको एक लॉयन के नाम से जानता है, लेकिन ये मत भूलिएगा सेठ दीनदयाल, जब देश का भूखा बचपन अपनी जवानी पे आता है या शेर जब आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपने गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। और इस बार इस आदमखोर शेर के शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। थैंक यू वेरी मच। आप लोग बहुत अच्छे हैं, इसीलिए कलकत्ता आना बार बार बहुत अच्छा लगता है। अब यहां से आके सीधा हम आसनसोल जा रहे हैं। अपना संग देखा হলো, আপনার ভীষণ ভালো, আপনার আমাকে তো অ্যাপ্রিশিয়েট করেছেন, এনকারেজ করেছেন। আবার দেখা হবে। ধন্যবাদ, নমস্কার, জয় বাংলা, জয় আজ তক, জয় হিন্দ।